चलिए शुरू करते हैं कहानी एसी फंडामेंटल। एक ऐसी करंट जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है उसको हम बोलते हैं एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। एक ऐसी करंट जिसका परिमाण बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। एक ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है उसको हम बोलते हैं एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? एक ऐसी धारा जिसका परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, परिमाण फिक्स है, 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर ही है, 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर ही है। तो ऐसी करंट जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है और दिशा भी नहीं बदलती है, न परिमाण बदले न दिशा बदले। दिशा कब बदलती है सर? इस लाइन के ऊपर करंट पॉजिटिव, इस लाइन की करंट नीचे करंट नेगेटिव, इसके ऊपर करंट पॉजिटिव, इसके नीचे करंट नेगेटिव। तो अगर परिमाण भी नहीं बदले और दिशा भी नहीं बदले उसको बोलते हैं डीसी करंट डिश धारा। क्या बोलते हैं? डीसी करंट और डिश धारा। और अगर परिमाण देखो करंट बढ़ रही है, बढ़ के मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव में अधिकतम हुई। नीचे जाना मतलब नेगेटिव, इस लाइन के नीचे जाना मतलब नेगेटिव, इस लाइन के ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव। तो आप देखो करंट बढ़ रही नहीं, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैक्सिमम, फिर घट रही है, घट रही है, घट रही है, जीरो, बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर बढ़ रही है, मैक्सिमम, फिर घट रही है, फिर जीरो, नेगेटिव में अधिकतम। ये कहानी अगर ऐसी है इसको बोलते हैं एसी प्रत्यावर्ती धारा। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। एक चक्कर क्या होता है? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे खत्म, ये एक चक्कर हो गया। एक चक्कर के बाद ग्राफ पहले जैसा रिपीट होता है, सेम रिपीट होता है ग्राफ, इसी ग्राफ है, फिर सेम वैसे रिपीट होना शुरू हो गया। देखो फिर अभी साइकिल फिर वैसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। एक चक्कर उसको बोलते हैं जिसके बाद ग्राफ का आकार बिल्कुल वैसा का वैसा दिखने लगे, ये एक चक्कर, एक साइकिल बोलते हैं, एक रिवोल्यूशन बोलते हैं, एक चक्कर बोलते हैं। और एक चक्कर में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर बनाने में, एक चक्कर में लगा समय, दैट इज टाइम पीरियड। यहाँ से टाइम क्या? टाइम पीरियड। टाइम टेकन इन वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चक्कर या एक चक्र लगाने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। इसका मात्रक होता है सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसका मतलब होता है सेकंड। आवर्तकाल का मतलब होता है सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवर्तकाल होता है एक चक्कर में जो समय लगता है, एक चक्कर में जो समय लगता है। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड कितने चक्कर मारते हो? कितने चक्कर? एक सेकंड में कितने चक्कर मारते हैं? अगर हम एक सेकंड में 2 चक्कर मारे ऐसे 1 2 तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर हम एक सेकंड में 3 चक्कर मारे 1 2 3 तो फ्रीक्वेंसी 3 है। एक सेकंड में हम 6 चक्कर मारे 1 2 3 4 5 6, एक सेकंड में जितने भी चक्कर मार ले रहे हो आपको फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की टाइम पीरियड आवर्तकाल। क्या आवृत्ति है कि टाइम पीरियड आवर्तकाल है। टाइम पीरियड का मतलब होता है सेकंड, 1/5 सेकंड, 1/5 सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स ऐसे बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज और एच लिखते हैं। एक हर्ट्ज बराबर 1 सेकंड इनवर्स होता है, एक एच बराबर 1 सेकंड इनवर्स होता है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 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 हर्ट्ज। एक हर्ट्ज बराबर 1 सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी यूनिट होगी हर्ट्ज। 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड इनवर्स को 1 हर्ट्ज बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स को पढ़नी है, ये जो पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ना है। ये आपके बैच में वही क्लासेस होंगी जो पढ़नी है, एक्स्ट्रा क्लास ऐसी कोई भी नहीं होगी, बस नोट्स टेलीग्राम दोनों का एक साथ जाता है, बाकी बैच क्लासेस अलग ही हैं। ठीक है। भारत में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी इंडिया 50 हर्ट्ज, भारत में से क्या होती है? 50 हर्ट्ज। अच्छा ठीक है सर। अमेरिका में कितनी? अमेरिका में 60 हर्ट्ज एसी की। अमेरिका में ज्यादा है सर? हां सब लोग ज्यादा अमीर लोग, हां इसलिए। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? डीसी की आवृत्ति 0 होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0। अगर आवृत्ति होती है तो एसी की हो सकती है, डीसी की आवृत्ति कुछ नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज। ठीक है सर। 60 हर्ट्ज की होती है पता नहीं। हां सर टाइम भी तो नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ आपको ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है, नेगेटिव जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है। अधिकतम जो वैल्यू इसकी है यहाँ से यहाँ तक, ये मैक्सिमम करंट, ये करंट है एक्सिस पे। उसके बाद करंट अभी घट रही है, घट जीरो हुई, फिर नेगेटिव में आ गई, फिर जीरो। तो अधिकतम वैल्यू करंट हो सकती है, अधिकतम वैल्यू करंट हो सकती है वो है एम्पलीट्यूड। जैसे मैं कहूँ ये ग्राफ है, ये करंट 10 एम्पीयर है, ये मैक्सिमम करंट 10 एम्पीयर है, करंट बढ़ के 10 हुई, घटी जीरो, फिर नेगेटिव हुई। तो अधिकतम जो कोई भी इसी का ग्राफ अगर है तो जो अधिकतम वैल्यू होगी, चाहे करंट का ग्राफ चाहे वोल्टेज ग्राफ हो, जो अधिकतम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। उसको कैपिटल लेटर से करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। यानी अगर करंट है तो कैपिटल लेटर में IM I और वोल्टेज है तो कैपिटल V और M मतलब मैक्सिमम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर से करते हैं, तो परिमाण को एम्पलीट्यूड करते हैं। ठीक है। वैसे प्लस में आप गए, प्लस में यहाँ ऊपर तो प्लस IM हो गया, नीचे गए तो माइनस IM हो गया, नीचे गए तो माइनस IM ऊपर प्लस IM। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति क्या होती है? ओमेगा थीटा अपॉन टी। आइए, कोणीय आवृत्ति क्या होती है? देखो मान लीजिए कोई सर्कल है, क्या है सर्कल? आप उसमें यहाँ से यहाँ पे हो, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक पत्थर, कोई पत्थर बांध के रस्सी में से घुमा रहे हैं हम, पत्थर एक रस्सी से बांध के ऐसे घुमा रहे हैं। आप ए से चल के बी पे आ गए, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, ए से चल के बी पे आ गए। ये एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ से यहाँ का समय कितना लगा है? टी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप एक पत्थर को रस्सी में बांध के घुमा रहे हो। अब ये पत्थर एक पॉइंट पे है, ठीक है, कुछ देर बाद बी पे आ गया। अच्छा कितना कोण बनाया यहाँ पे? थीटा। समय कितना लिया? टी। तो अगर पत्थर यहाँ से यहाँ आया है तो इस सेंटर का एंगल कितना बनाया है? वो है थीटा, और यहाँ से टाइम कितना लिया है? वो है टी। थीटा बटे टी को बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थीटा बटे टी को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसको ओमेगा से करते हैं। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। ओमेगा क्या होता है? थीटा बटे टी। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू टी। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू टी। थीटा का मतलब होता है रेडियन। थीटा का मतलब क्या होता है? रेडियन। तो ये रेडियन हो गया सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड को क्या बोलते हैं पता है क्या? थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। यहाँ से कोण बनाया, कोणीय विस्थापन। ठीक है, यहाँ से टाइम है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक। तो कोणीय आवृत्ति का मतलब क्या है? रेडियन पर सेकंड। कोणीय आवृत्ति का मतलब क्या है? रेडियन पर सेकंड। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड एफ। ओमेगा और एफ में क्या संबंध है? ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एफ ये भी फ्रीक्वेंसी है। अंतर क्या सर? ये कोणीय आवृत्ति है, ये सामान्य आवृत्ति है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा सर, क्या रिलेशन है दोनों में? इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड होती है इसकी यूनिट, और इसकी हर्ट्ज होती है। अच्छा, एफ की हर्ट्ज होती है, ओमेगा की रेडियन पर सेकंड, दोनों फ्रीक्वेंसी और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। रिलेशन तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ।
क्या होता है ओमेगा 2 पाई एफ। ये संबंध है ओमेगा कोणीय आवृत्ति एफ सामान्य आवृत्ति, ये रेडियन पर सेकंड वाली आवृत्ति है, हर्ट्ज वाली आवृत्ति। एफ क्या है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, हर्ट्ज में आवृत्ति, ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड, ये कोणीय आवृत्ति है। अच्छा जी, यहां से चीज आप लिख सकते हो क्या, ओमेगा 2 पाई एफ है। हमें थोड़ी देर पहले पता चला, हमने पढ़ा क्या फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 टाइम पीरियड, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी अपनी 1 टाइम पीरियड, ओमेगा बराबर 2 पाई टी 1 टी कर दो, ये भी फार्मूला होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई टी, 2 पाई एफ है ना, एफ क्या टी कर दो, ठीक है। आवृत्ति टाइम पीरियड एफ और ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकंड में, एफ क्या है हर्ट्ज वाली आवृत्ति। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, तात्क्षणिक मान क्या होता है। देखो एसी में अभी ये क्या है टाइम है, ये क्या है करंट है, ये क्या है टाइम है, ये क्या है करंट है। आप देखो करंट क्या हुई है, बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम हुई, फिर घट रही है, फिर जीरो हुई, यहाँ पे फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर बढ़ के मैक्सिमम हुई, फिर घट के जीरो हुई, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हुई, फिर ऐसे बढ़ रही है। हर क्षण इसकी वैल्यू बदल रही है, हर क्षण, हर वक्त, हर टाइम पे इसकी वैल्यू अलग अलग है। सब कैसे अलग अलग है, देखो ये टाइम लोगे तो कुछ और करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो जीरो करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो नेगेटिव करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे तो नेगेटिव मिलेगी, ये टाइम लोगे तो मैक्सिमम मिलेगी, ये टाइम लोगे करंट मिलेगी, ये टाइम लोगे टाइम लोगे जीरो, टाइम पे मिलेगी। क्या हो रहा है, हर क्षण करंट की वैल्यू बदल रही है। ऐसे वोल्टेज बना सकते हो, हर अलग अलग टाइम पे आपको करंट की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी विशिष्ट टाइम पे करंट की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं, छोटे अक्षर से, ए बी सी डी होते हैं छोटा बड़ा, इसको नॉर्मली छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसका वोल्टेज है स्मॉल वी, करंट है स्मॉल आई ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, हर क्षण करंट की वैल्यू बदल रही है। एक गाना भी तो आया है, क्षण क्षण बदले मिजाज रजो, यहाँ पे क्षण क्षण करंट भी बदल रही है। तो वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी भी क्षण या टाइम पर किसी करंट या वोल्टेज का जो मान होता है उसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। जैसे आप दिन भर में सुबह से लेकर बहुत ख्याल आपके दिमाग में आए, किसी पर्टिकुलर टाइम कौन सा ख्याल आया, वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैंने बोला सुबह 12:02 पे क्या ख्याल आया आपके पास, तो ख्याल आया कि सर पास होंगे नहीं पास होंगे। फिर शाम के 4 बजे क्या ख्याल आया, सर सेंटर देख के खुशी मिली कि इस बात को फोड़ देंगे, आप इतना पढ़ा दिया। तो अलग अलग टाइम पे अलग ख्याल आया आपके वैसे, यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग करंट का मान है। किसी भी वक्त जो करंट का मान होता है वो उस वक्त के लिए वैल्यू। मैं कह रहा हूँ टी बराबर 1 पे करंट 5 एम्पीयर, टी बराबर 2 पे करंट 8 एम्पीयर, टी बराबर 3 पे करंट, टी बराबर 3 पे 20 एम्पीयर, टी बराबर 4 पे करंट 0 एम्पीयर। अलग अलग टाइम पे अलग करंट है, जिस किसी टाइम को पकड़ो उसकी करंट आपको मिल जाएगी। ये तो इंस्टेंटेनियस करंट जो हर क्षण अलग अलग होगी। और वो मैक्सिमम करंट जो हमने पढ़ा, मैक्सिमम करंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये एम्पलीट्यूड इसको कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना। मैक्सिमम बदलती है क्या, नहीं मैक्सिमम जो है वही रहती है। कैसे सर, ये देखो एक साइकिल पूरा, दूसरा साइकिल पूरा, अगर मैक्सिमम 5 एम्पीयर, ये भी 5 एम्पीयर होगी, आगे वाला 5 एम्पीयर होगा। मैक्सिमम जो है वो नहीं है, अगर 5 ये भी 5, आगे का जो चक्कर है उसमें 5। मैक्सिमम अगर जो है वो है, मैक्सिमम को कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। तो जब भी कभी एसी में किसी करंट या वोल्टेज को लिखना होगा, खुद को क्लास में डोंट वरी, इधर देखो, जब भी एसी में हमें करंट या वोल्टेज को लिखना होता है तो ये वाली करंट है, टाइम की है, ये है टाइम, ये है करंट, ये क्या है करंट, ये टाइम, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, IM, ये मैक्सिमम वैल्यू करंट की IM। तो करंट को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सर, I बराबर IM sin थीटा, ऐसे लिखते हैं। क्यों सर, इसमें IM क्या है, IM अधिकतम वैल्यू करंट। अच्छा I क्या है सर, I किसी भी क्षण करंट का जो मान है, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हाँ अलग अलग थीटा रखेंगे तो अलग लगाइएगा, जो टाइम रखो उस टाइम करंट मिल जाएगी। अच्छा तो I जिस किसी भी टाइम की करंट चाहे वो IM से निकाल सकते हैं। IM अधिकतम करंट, साइन लिखा है सर क्योंकि ग्राफ साइन जैसा है इसलिए साइन लिखा है। थीटा क्या है सर, थीटा ये है, थीटा क्या है सर, थीटा थीटा ये थीटा। अच्छा सर थीटा को किसी वैल्यू का ओमेगा लिख सकते हैं, हाँ, या थीटा का ओमेगा टी लिख सकते हैं, बिल्कुल थीटा का क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ओके ओके सर, थीटा का ओमेगा टी लिख सकते हैं, लिख दिया ओमेगा टी। I बराबर IM sin ओमेगा टी। तब थीटा और ओमेगा में अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है भाई, थोड़ा सा अंतर है। थीटा और ओमेगा टी अभी हमने देखा, वही लिख दिया हमने, थीटा और ओमेगा टी, या थीटा बराबर ओमेगा टी हमने लिख दिया, थीटा और ओमेगा होता है ना, हाँ सर। अब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है तो भी लिख सकते हो, I बराबर IM sin 2 पाई एफ लिख सकते नहीं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता ही नहीं होता है, ओमेगा 2 पाई एफ। संबंध क्या ओमेगा और एफ में, ओमेगा और एफ में क्या संबंध है, ओमेगा और एफ में क्या संबंध है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, बोलो। तो I बराबर IM sin थीटा, थीटा ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई एफ ऐसे लिख सकते हो। इस समीकरण में जो अधिकतम वैल्यू होती है वो IM है, ये अधिकतम वैल्यू है। I जो टाइम रखो कुछ टाइम पे करंट मिलेगी, ठीक है, 0 रखो करंट कुछ और मिलेगी, ठीक है, 1 सेकंड रखो करंट कुछ और मिलेगी, ठीक है, 5 सेकंड रखो करंट कुछ और मिलेगी, अलग अलग टाइम रखो अलग अलग करंट मिलेगी, ठीक। ये है तात्क्षणिक मान, जो टाइम रखो कुछ टाइम पे करंट मिलेगी समीकरण से। इस समीकरण को बोलते हैं तात्क्षणिक समीकरण, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन तात्क्षणिक समीकरण लिखा हुआ है। IM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या धारा का अधिकतम मान, I क्या है तात्क्षणिक मान, ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकंड, थीटा क्या कोण जिसको हम रेडियन में नापते हैं, F फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। यहां तक की कहानी में कोई डाउट है किसी को, बताइए बस कमेंट करके। यहां तक की कहानी में कोई डाउट है, सभी लोग बताइए जल्दी से, पट पट पट। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा ऐसे समझ में आएगा। सभी लोग बोलिए जल्दी जल्दी। निष्ठा कुमार राणा, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, ओके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास औसत मान का क्या फार्मूला होता है, एवरेज वैल्यू, तो धुंधला दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं। एवरेज वैल्यू औसत मान या माध्य मान बोलते हैं। एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में, एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0 होती है, मतलब ये टाइम है, ये करंट है, देखो यहाँ से यहाँ प्लस, यहाँ से यहाँ माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, एक साइकिल कहाँ पूरी होती है, यहाँ से यहाँ एक साइकिल पूरी हो गई। तो औसत मान कितना होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ धनात्मक, यहाँ से नकारात्मक, पूरा औसत मान कितना हो गया 0। मान लीजिए आप 24 घंटे में ट्रेडिंग करते, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग को बोलते हैं, हर समय खरीदना बेचना करते हो। शुरू के 12 घंटे में आप 2 लाख रुपए कमाए,
और अगले 12 घंटे 2 लाख रुपये कमा दिए, तो 24 घंटे में कितना रुपये कमाएगा जियो? भाई जितना कमाए उतना कमा दिए, है कि नहीं? जितना कमाए उतना कमा दिए, 24 घंटे में लगा के हारे रुपये थे। ऐसे ही एसी में ग्राफ जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी जाता है। अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ से नेगेटिव, पूरा कंप्लीट साइकिल वैल्यू जीरो होगी। जब एसी वाला ग्राफ होता है तो एक पूरे चक्कर में औसत मान शून्य होता है, लेकिन हम औसत मान की बात एसी में करते हैं, कंप्लीट साइकिल में तो जीरो होता है, तो हाफ साइकिल में करते हैं, आधे चक्कर में, आधे चक्कर में करते हैं। आधा चक्कर मतलब ये, आधे चक्कर में औसत मान क्या होता है, ये देखो यहाँ से यहाँ आधा चक्कर, आधे चक्कर में औसत मान क्या होगा? औसत मान का फार्मूला होगा आधे चक्कर में आई एवरेज का क्या है, एवीजी मतलब एवरेज मान, ये होता है 2IM/पाई। जैसे को सॉल्व करोगे आप तो 0.637 IM, मतलब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू IM है, अगर हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू IM है तो IM को क्या करो, 200 लाख पाई से भाग दो। अधिकतम मान जिसको एम्पलीट्यूड बोला है आपने, अधिकतम मान का IM 200 लाख पाई से भाग दो, 2IM/पाई ये औसत मान है इसका, इसके आधे चक्कर का, तो पूरे चक्कर का जीरो होगा। आप साइकिल लिखा हुआ है, ठीक है। करंट के लिए, वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू हो जाएगी 2VM/पाई। भाई जहां करंट है वोल्टेज आ जाएगा, 2 और पाई यहां भी आएगा, IM यहां VM, इसको सॉल्व करोगे तो 0.637 * VM, ये एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए, आधे चक्कर के लिए औसत मान है। इसके लिए आधे चक्कर के लिए, पूरे चक्कर के लिए जीरो हो जाएगा। औसत मान का कंप्लीट साइकिल जीरो, पूरे चक्कर के लिए औसत मान जीरो होगा। IM क्या है, धारा का अधिकतम मान, VM क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान, I एवरेज क्या है, धारा का औसत मान, V एवरेज क्या है, विभव का औसत मान। ठीक, ये तो औसत मान था। और एक होता है आरएमएस वैल्यू। मैं आपको बताऊं आरएमएस वैल्यू से पहले, जब भी एसी में वोल्टेज की बात की जाती है तो ना तो अधिकतम वोल्टेज होता है ना तो औसत वोल्टेज होता है। वोल्टेज तो कई प्रकार से हो सकता है। ये कौन सा वोल्टेज है, ये वाला सभी लोग बताओ जरा। ये जो ग्राफ है ये कौन सा वोल्टेज है, ये जो ग्राफ ये कौन सा वोल्टेज है, ये अधिकतम, एक तो अधिकतम वोल्टेज है, ग्राफ ऐसे बना दिया हमने, ये कौन सा वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज है। हाँ, एक औसत वोल्टेज, औसत वोल्टेज तो पूरे चक्कर में जीरो होता है, हाफ साइकिल को निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक। हाँ, एक आरएमएस वोल्टेज होता है। आरएमएस क्या है सर? जब भी एसी में वोल्टेज की बात की जाती है वो आरएमएस होता है। आरएमएस का पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर, हिंदी बोलते वर्ग माध्य मूल। एसी में जब भी वोल्टेज बोला जाता है तो आरएमएस वोल्टेज ही बोला जाता है, आरएमएस वोल्टेज ही बोला जाता है। जैसे आप कहते हो ना सर हमारे घर के बगल से 11,000 वोल्ट की लाइन गई है, बोलते हो आप, एक 11 केवी 11,000 वोल्ट की लाइन गई है, बोलते हो वो 11 केवी जो एसी का वोल्टेज है जो लाइन गई है वो 11 केवी लाइन का आरएमएस वोल्टेज है। जब भी एसी में कोई वोल्टेज बोला जाता है और उसके आगे तो कुछ बताया नहीं जाता कि नहीं मैक्सिमम वोल्टेज नहीं, एवरेज वोल्टेज कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब आरएमएस वोल्टेज है। हमने अगर उसके आगे कुछ बताया नहीं। आपके घर में कितना वोल्टेज आता है बताओ सभी लोग? आपके घर में आने वाला होम सप्लाई वोल्टेज कितना होता है? 220, 230, 240 वोल्ट के आसपास होता है। आपके घर में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 230 वोल्ट, कितना ही कौन सा है? ये मैक्सिमम वोल्टेज है क्या? नहीं सर। फिर क्या है? एवरेज है? नहीं सर। क्या है? आरएमएस। हमारे घर में जो वोल्टेज 230 आता है आरएमएस, वर्ग माध्य मूल माने वोल्टेज का। एसी में जब भी विभव बोला जाए और कुछ आगे से ना बताया जाए कि कौन सा वोल्टेज है, हम यही मानेंगे कि वो आरएमएस वोल्टेज है, वर्ग माध्य मूल माने। हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्टेज लाइन जा रही है इसमें, मतलब आरएमएस वोल्टेज है। जब भी कोई वोल्टेज बोला जाए और मेंशन ना किया जाए इसका मतलब वो आरएमएस ही है। आरएमएस वैल्यू क्या है देखो, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, नहीं बोलते वर्ग माध्य मूल मान, क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हैं? देखो, अगर कोई आपके पास ग्राफ है ऐसे, ये टाइम है, ये करंट है, ये अधिकतम वैल्यू है करंट की IM। अगर अधिकतम वैल्यू हमको पता है तो आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। कैसे? आरएमएस वैल्यू क्या होगी? अधिकतम वैल्यू को रूट से भाग दे दो। आरएमएस वैल्यू होगी अधिकतम वैल्यू IM को रूट से भाग दो, रूट से भाग दे 0.07। अगर करंट के लिए निकालना है तो करंट की वैल्यू तो अधिकतम से रूट से भाग दे दो। और अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसा होता और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू रूट से भाग देते। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू रूट से भाग देते, रूट 2 से भाग देंगे, एक को तो आता है 0.707, 0.707 VM, तो मैक्सिमम वैल्यू रूट आरएमएस, मैक्सिमम वैल्यू रूट आरएमएस। ठीक है? अरे बोलो भाई, ये जो फार्मूला पढ़ रहे हो कि आरएमएस बराबर मैक्सिमम रूट 2, ये तब जब आपका ग्राफ साइन या कॉस जैसा हो। कैसा हो? साइन या कॉस जैसा। नॉर्मली 99% वही मिलता है, बट लिखा हुआ साइन या कॉस ग्राफ ऐसे, ये साइन का ग्राफ है। अच्छा, कॉस का ग्राफ कैसा होता है सर? कॉस का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो गया, ये कॉस का ग्राफ है। अगर साइन या कॉस का ग्राफ है, ये फार्मूला होता है और 99% साइन या कॉस का ही मिलता है। ठीक है, आप याद रख लो, ये साइन या कॉस लगभग हर जगह नहीं चलेगा। मैक्सिमम रूट से डिवाइड करिए, आपको आरएमएस मिलेगा। आरएमएस है क्या सर? ये समझने की जरूरत नहीं है, बताइए। ठीक है सर, लिखा ना एसी में कुछ वर्णन नहीं है तो दिया गया वोल्टेज करंट आरएमएस होता है। गिवन वोल्टेज करंट आरएमएस वोल्टेज एसी प्रति मेंशन होम सप्लाई 230 वोल्ट आती है, वो भी आरएमएस है। जो घरों में हमारे वोल्टेज आता है घरेलू सप्लाई, वो भी क्या है? वो भी आरएमएस है, 230 वोल्ट का। क्या है? आरएमएस है 230 वोल्ट का। सुरेंद्र बोलन डर लगा है, कहां है का डर? ये दिख रहा है। अब आता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर। पूछता फॉर्म फैक्टर क्या है? हिंदी बताएगा। फॉर्म फैक्टर की रूट गुणक शायद बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर को केएफ से व्यक्त करते हैं। साफ दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, काम करता दिख रहा है। चलो मेरी स्क्रीन बढ़िया नहीं, मेरा धुंधला दिख रहा है। फॉर्म फैक्टर को केएफ से व्यक्त करते हैं। केएफ से फॉर्म फैक्टर हिंदी में रूट गुणक बोलते हैं। ये क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान का अनुपात, आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू का अनुपात। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? फॉर्म फैक्टर सर कितना मत पूछो, एसी में इसका इंपॉर्टेंट कुछ ही नहीं है। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है? रूट गुणक। फॉर्म फैक्टर वो केएफ से व्यक्त करते हैं। क्या? आरएमएस वैल्यू को भाग दे दीजिए औसत मान से। ठीक है सर, भाग देके निकाल लेंगे हम। ठीक है, आरएमएस वैल्यू को एवरेज वैल्यू से भाग दे दीजिए किसी ग्राफ के लिए। कोई ग्राफ है उसके कुछ आरएमएस वैल्यू होगी, हाँ होगी, कुछ एवरेज वैल्यू होगी, दोनों भाग दे दीजिए तो क्या आएगा? उसके लिए आ जाएगा फॉर्म फैक्टर। और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मली फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। कितनी होती है? 1.11। पीडीएफ निकालना नहीं आपको, पीडीएफ फोन से पढ़ा करो, अभी टाइम है पीडीएफ निकालने का।
रूट गुणक बोलते हैं। ओके, पावर फैक्टर क्या होता है? वर्ग मान, मूल मान, औसत मान। इसको रखोगे सॉल्व करके। फिर आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू √2, हां लिख दिया। और औसत मान क्या होता है? औसत मान होता है 2im/π। एक होता है 2im/π। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही है 1.11। अच्छा सर, भाग देने का टाइम पूरी हमारे पास एग्जाम में रहेगा। मेरा टाउन 1.11 होता है। ओके सर, पीक फैक्टर होता है सर। हां, ये होता है पीक फैक्टर, केपी या क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर। ये क्या होता है सर? सवाल आता है पीक फैक्टर किसका अनुपात है, तो बोलना पीक फैक्टर अनुपात अधिकतम मान और वर्ग मूल मान का। मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू का। अच्छा ठीक सर, मैक्सिमम वैल्यू आईएम दिया और आरएमएस वैल्यू क्या होती है? साइन कॉस की ग्राफ की आरएमएस वैल्यू आई/√2 आई/√2 आई सेंड कर गया, √2 पर भाग गया, कितनी हो गया √2 और √2 का मान 1.414, √2 का मान होता है 1.414, यानी जो आपका पीक फैक्टर आया उसकी वैल्यू आ गई 1.414। तो पीक फैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है पूछा जाता है साइन कॉस के लिए, यही याद ही रखना आपको 1.414। तो एग्जाम में क्या सवाल आएगा? एक तो सवाल आएगा कि पीक फैक्टर किसका अनुपात है, दूसरा किसका मान होता कितना है, पावर फैक्टर किसका अनुपात है, दूसरा इसका मान होता कितना है। इसका मान होता है 1.11 क्या होता है मान? 1.11 पावर फैक्टर रूट गुणक। और पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर का मान होता है √2 और √2 का मान 1.414 या अधिकतम मान और आरएमएस वैल्यू का अनुपात है। सवाल पता फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या है? फ्रीक्वेंसी का मात्रा हर सेकंड इनवर्स है। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी 50 में 60 और फ्रीक्वेंसी 0 होती है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है, फ्रीक्वेंसी का बटे टाइम पीरियड। नेक्स्ट ये सवाल है, सवाल क्या है? I बराबर 100√2 sin 314t, ये दिया हुआ है। ये किसी करंट का समीकरण है। I बराबर 100√2 sin 314t। ध्यान से देखना, ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। I बराबर 100√2 sin 314t। क्या ये 100 है √2 sin 314t? ये करंट इक्वेशन है। आपसे क्या क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट यानी आरएमएस क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट यानी एवरेज वैल्यू करंट कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा में फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में क्या होगी, और केएफ और केपी बताओ। मतलब ये निकालना है आपको, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ये, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ये, ओमेगा निकालना है, कोणीय आवृत्ति, एफ निकालना है, हर्ट्ज में आवृत्ति, केएफ पावर फैक्टर, केपी पीक फैक्टर। जब ये समीकरण दिया हुआ आप इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन, अरे जो समीकरण पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं सर, याद ही नहीं कुछ। देखो I बराबर im sin ओमेगा, इसे तुलना करो। अच्छा सर, इसे तुलना करें। हाँ, अगर ये समीकरण लिख दे कहीं, ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति, लेकिन पर सेकंड में im क्या है? अधिकतम मान। अच्छा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, im अधिकतम मान, ओमेगा और f कैलकुलेशन ओमेगा और 2 पाई होता है। ये लिखो समीकरण, तुलना करो। लिख दिया हमने समीकरण, I बराबर im sin ओमेगा t, लिख दिया। तो sin ओमेगा t के पहले जो कुछ भी लिखा है वो क्या है? im, मतलब अधिकतम मान करंट का। तो इसमें अधिकतम मान करंट क्या है? sin ओमेगा t के पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके पहले ये अधिकतम मान है। sin ओमेगा t के पहले जो कुछ भी लिखा है वो अधिकतम मान। 100√2 क्या हो गया? अधिकतम मान। तो अधिकतम मान कितना हो गया? 100√2। तो हमें करंट का अधिकतम मान पूछा जाए, पूछा नहीं है। अगर हमें करंट का अधिकतम मान पूछा जाए, I max कितना हो गया? 100√2। कोई दिक्कत? sin वैल्यू कुछ भी है, ये I मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। sin और t के बीच में 314 है और यहाँ sin और t के बीच क्या ओमेगा, तो sin और t के बीच जो कुछ भी होता है ओमेगा होता है। sin और t के बीच जो कुछ भी होता है ओमेगा होता है। sin और t के बीच क्या 314, तो sin और t के बीच 314, ओमेगा क्या हो गया? 314। तो ओमेगा हो गया आपका 314। ये रेडियन पर सेकंड होता है ना ओमेगा क्या है? 314। ओमेगा है आपका 314, ये रेडियन पर सेकंड में आया। कैसे पता चला सर ओमेगा? sin और t के बीच ओमेगा होता है, sin और t के बीच 314 है, sin और t के बीच 314 है, ओमेगा 314 हो गया। अच्छा, ओमेगा क्या है? रेडियन पर सेकंड कोणीय आवृत्ति पूछा क्या? हाँ पूछा था ओमेगा, लिख दो 314। ओके सर, एक तो निकाल लिया सर। तो फ्रीक्वेंसी पूछी हर्ट्ज वाली, हाँ कैसे निकालोगे सर? ये फार्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। हाँ सर, यहाँ से एफ क्या होगा? ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा कितना आया है? ओमेगा कितना आया सर? 314 आया। लिखो 314, भाग दे दो किससे? 2 पाई से, और भाग देके सॉल्व करो। तो भाग कैसे दें? भाग दो ना, 314 लिखो, 2 पाई को लिखो 3.14। अच्छा सर, आप क्या करोगे? इसको 314 रहने दो, 2 3.4 100 से गुणा करो। इसका पॉइंट खत्म है, 100 से ऊपर आ जाएगा। 100 से नीचे गुणा किया, पॉइंट हट गया। अब 314 से ऊपर कितना होगा? 1 1 100 बटे 2 50 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। आई का मान 3.4 रखा, 100 से गुणा करके 10 लगाने के लिए। आवृत्ति हर्ट्ज में जो आ गई वो 50 हर्ट्ज आ गई, और रेडियन पर सेकंड जो थी कितनी? 314। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कितनी हो गई? 50 हर्ट्ज। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी सर? अरे आरएमएस वैल्यू तो नहीं याद है, नहीं सर भूल गए। अरे आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम बटे √2, मैक्सिमम बटे √2। आरएमएस होती है मैक्सिमम को √2 से भाग देना। अच्छा सर, तो मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम यही है 100√2। अच्छा सर, लिखा था मैक्सिमम, हाँ तो मैक्सिमम 100√2 है, तो 100√2 लो और √2 से भाग दे दो, √2 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 100। ये 100 आरएमएस वैल्यू होगी। हाँ, तो आरएमएस वैल्यू होगी करंट की। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? 100। सर एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन है, आप निकाल लेना। कैसे सर? फार्मूला बता दो। लो, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है एवरेज वैल्यू का, औसत मान का। या तो 2im/π कर लो, चाहे इसको सॉल्व करने पर आता है 0.637 × im। im को 0.637 से गुणा कर दो। मैक्स वैल्यू कितनी है? 100√2। 100√2 से गुणा करो। अब एग्जाम में सारा थोड़ी आपसे पूछेगा, तो मैंने एक साथ सारे से निकालूंगा, सीख का कोई भी कुछ पूछे। साइन बोला पाई का मान 22/7 रखेंगे। 22/7 मतलब 314 दे रखा, 3.14 के ऊपर रखो तो आसानी से कट जाएगा ना। 314 दे रखा, ज्यादा सवाल से मिलेगा 314 31.4 3.14 मतलब 3.14 के आसपास मिलेगा। यहाँ जो मिलेगा वो कभी 314 मिलेगा, कई बार 3.4 मिलेगा, कई बार 3.14 मिलेगा। ताकि कटने में आसानी हो इसलिए रखना 3.14। ठीक है, यहाँ क्या करना है? आईएम कितना है? मैक्सिमम 100√2 है सर, आप सर 100√2 से गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, हम कर लेंगे तो एक काम निकाल लेंगे। मैक्सिमम मेरे पास सही है। ठीक सर, पावर फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं। क्यों सर? टाइम जैसा ग्राफ है तो पावर फैक्टर फिक्स होता है। कितना? 1.11। ओके सर, पीक फैक्टर फिक्स है इसके लिए। कितना? √2 या 1.414। कैसे सर? आप निकाल लेना। अगर साइन कॉस का ग्राफ, आपके एग्जाम में 99% साइन कॉस का ही ग्राफ मिलेगा। तो याद रखना पावर फैक्टर कितना ही होता है। ये मेरा सब समझ में आया? कोई डाउट है बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए।
किसी को कोई संदेह? यूनिट कहाँ छोड़ दिए हैं? यूनिट सबकी करंट की एम्पीयर लिख दो, वोल्टेज की वोल्ट लिख दो, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, ओमेगा रेडियन पर सेकंड। निष्ठा का गाना समझ में आ गया सर? कुमार राणा, हमारा नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं ओके सर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर। बिट्टू ये दे देगा सवाल। आई दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है? आई दिया हुआ है 100 साइन 81.4 टी, 100 साइन 81.4 टी, फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। हर्ट्ज में आवृत्ति बताओ, बताओ कैसे निकालेंगे हर्ट्ज में आवृत्ति? इसको जो समीकरण से तुलना करो, किससे? इससे आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से तुलना करो। तुलना करो क्या होगा? साइन और टी की जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा। साइन और टी की ओमेगा 81.4 ओमेगा होगा। ओमेगा कितना हो गया? 81.4। ये आगे हमारी फ्रीक्वेंसी मगर रेडियन पर सेकंड में ये पूरी आवृत्ति आई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमको हर्ट्ज में निकालनी है। हमारे पास फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। यहाँ से एफ क्या होगा? एफ हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। ओमेगा को 83.4 और भाग दे दो 2 पाई से 3.14। भाग कैसे दो? 10 का 2 पर नीचे यहाँ किया होगा ना, 83.4 है। हाँ, इसको काट दो, 5 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना। अभी फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज में? 5 हर्ट्ज। ऐसे ये भी सवाल है। और एसी करंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फाइंड टाइम पीरियड। एसी धारा के लिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज, आवर्तकाल कितना होगा? आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन नहीं होता है, एफ बराबर टी। तो टी बराबर 1/, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज 1/50 1/50 सॉल्व 0.02। तो आपका जो टाइम पीरियड आ गया 0.02 आ गया, 0.02 सेकंड। टाइम पीरियड कितना आ गया? 0.02 सेकंड। अरे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी कितना? 50 हर्ट्ज, 1/50 रख दिया, 1/50 सॉल्व 0.02 आ गया, टाइम पीरियड आ गया 0.02। क्या दिक्कत है? क्या पूछ रहे हो श्रवण? बोलो, कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको लीड और लैग के बारे में बताते हैं। लीड और लैग की कहानी तो काफी जटिल है, हसीना आता है, बट थोड़ा सा बताते हैं। अब टाइम कम है, वरना लीड लैग आपको अच्छे से समझाते हैं। टाइम का लीड लैग पढ़ाएंगे तो लीड लैग पाते रह जाएंगे। वैसे तो आराम से पढ़ाते हैं, लेकिन आज टाइम कहाँ है। और बिना इसके आगे बढ़ेंगे तो बार बार आएगा लीड लैग लीड लैग। आइए थोड़ा सा बताते हैं। अब इस पेज को मत देखो, ये पेज नहीं पढ़ना है। लीड का मतलब होता है इंग्लिश में, लीड मतलब होता है आगे। लीड मतलब होता है आगे। लीड का मतलब क्या होता है? आगे। जैसे नहीं, इंडिया ने पहली इनिंग में 4 रनों की लीड ले ली है, मतलब आगे हो गए हैं। ये आपका दोस्त तो 2018 की वैकेंसी में लोको पायलट बन गया, वो लीड कर गया आपसे लाइफ में। लीड करना मतलब आगे हो जाना। और लैग करना मतलब होता है पीछे हो जाना। लैग मतलब होता है पीछे। आपका दोस्त 2018 में ही नौकरी पा गया, आप अभी तक नहीं पाया, आप पीछे हो गए उससे। आप लाइफ से पीछे हो गए, हर चीज में पीछे हो गए। वो नौकरी पाया 18 में, 2020 में शादी कर लिया, 22 बच्चे पैदा कर लिए और बच्चों के साथ घूमता है, तो आप लाइफ में पीछे हो गए, लाइफ में आगे हो गया। तो पीछे हो जाने को बोलते हैं। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा हो रहा होगा। तो लीड और लैग की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि लीड क्या है, लैग क्या है। तो लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे। सेम फेज मतलब साथ साथ। क्या आपका दोस्त और आपने एक साथ ही बचपन में पढ़ाई की, एक ही साथ कॉलेज में गए, एक ही साथ आप लोगों ने आईटीआई किया, एक ही साथ डिप्लोमा किया, एक ही साथ बीटेक किया, एक ही साथ राजकुमार के बैक एडमिशन लिया, एक ही साथ एग्जाम दिया, एक ही सेंटर पे एग्जाम दिया, दोनों लोग एक ही साथ, एक ही जोन में फॉर्म भरे, एक ही साथ सिलेक्शन हुआ, एक ही साथ शादी हुई, एक साथ बच्चे हुए, एक ही साथ मर भी गए, सब कुछ एक साथ हुआ। तो बोले दोनों सेम फेज में, समान कला में, समान कला, सेम फेज में। यही है लीड और लैग की कहानी। अब हम यहाँ करंट और वोल्टेज जब लीड और लैग बनाते हैं तो उसके लिए पता क्या करते हैं? यहाँ जब लीड और लैग बनाना होता है दिशा करके, तो जब भी लैग बनाना हो तो आप किधर घूम जाओ? क्लॉकवाइज। लैग जब बनाना है तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। और लीड बनाना है एंटी क्लॉकवाइज बामावर्त घूम जाओ। मैं आपको समझा रहा हूँ। लीड बनाना हो जब भी, क्या बनाना हो? लीड। अभी समझ मैं क्या बता रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज यानी ऐसे घूम जाओ। और लैग बनाना हो जब, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है, बामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना है, और क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं, मतलब ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज बामावर्त बोलते हैं, मतलब ऐसे। लैग बनाना है तो क्लॉकवाइज घूमो, लीड बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। एक याद रखो, लैग बनाना है क्लॉकवाइज। लैग क्वांटिटी अगर बनानी है इधर घूम जाओ क्लॉकवाइज, इधर घूम जाओ क्लॉकवाइज। जैसे मैं कहूं अगर कि V1 एक वोल्टेज है, वो लैग करता है किससे? ध्यान से देखना, V1 एक वोल्टेज लैग करता है किससे? V2 से बाई 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण से। क्या है? V1 लैग करता है V2 से 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर V1 V2 से लैग कर रहा है 60 डिग्री, इसका मतलब ये है कि आप V2 किसी दिशा में बना लो, V2 किसी दिशा में बना लो, जिधर आपका मन हो, जिधर मन, इधर इधर भी, तो इधर बना लेते हैं। ये V2 को आपने इधर फिक्स कर दिया, ये रेफरेंस ले लिया, फिक्स कर दिया आपने V2 को इधर। अब V1 क्या कर रहा है? लैग कर रहा है।
तो लैग का यहाँ डायरेक्शन कैसे बताएंगे? जब दिशा में करंट वोल्टेज की दिशा में इम्पैक्ट करना हो, लीड लैग को क्या करते हैं? जब लैग बनाना है तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। कितना? दक्षिणावर्त। कितना घूमना है? V1 कितना लैग कर रहा है? V2 से 60 डिग्री। तो अगर V2 को इधर मान लें और V1 लैग कर रहा है तो V2 से 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे आप। V2 से क्लॉकवाइज तो 60 डिग्री, ये V2 हो गया, आप 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे डायरेक्शन में। इस दिशा, इस चित्र का मतलब यही है कि आपका V1 लैग कर रहा है V2 से, V1 है ना, ये V1 है। इस चित्र का मतलब यही है कि आपका V1 V2 से लैग कर रहा है 60 डिग्री। कैसे पता चला सर? इस दिशा को फिक्स कर लो। अब तो V1 कैसे मिला? क्लॉकवाइज घूमने पर। कितना क्लॉकवाइज घूमेगा? 60 डिग्री। क्लॉकवाइज घूमने पर हमेशा लैग ही मिलता है। तो अगर इसको फिक्स कर लिया क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज मतलब लैग, क्या रखो, बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो लीड हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज घूमे तो लैग मिल जाएगा। सही डायग्राम को देखिए, इसमें क्या है? V1 लीड्स V2 बाय 120 डिग्री। V1 लीड करता है, लीड कर रहा है V2 से 120 डिग्री। V1 लीड कर रहा है V2 से 120 डिग्री। तो हम V2 की दिशा को यहाँ मान लें, फिक्स कर लें। हाँ सर, फिक्स कर लो V2 को। V2 को यहाँ फिक्स कर लिया, मतलब रेफरेंस ले लिया, संदर्भ मतलब मान लिया इधर होगा। जैसे मैं कहूँ मैं आपसे कम से कम 2 करोड़ रुपए ज्यादा कमाता हूँ, तो आपकी इनकम को कुछ मानना पड़ेगा ना। मान लीजिए 50 लाख कमाते हो, मैं 2 करोड़ ज्यादा कमाता हूँ, मैं 2.5 करोड़ कमाता हूँ। हमने इसको फिक्स कर लिया V2 को। V1 क्या कर रहा है? लीड कर रहा है V2 से। V1 लीड कर रहा है V2 से 120 डिग्री। तो V2 को बना दिया। V1 कितना लीड कर रहा है? 120। लीड बनाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, वामावर्त। तो V2 इधर मान लिया, फिक्स कर लिया। V1 की तरफ घूम कर आएंगे, इधर इधर कर रहा है V1 लीड, तो लीड की तरफ घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूम गए, ये V1 हो गया 120 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? क्या इतना कुछ समझ में आया जो मैंने बताया? लीड लैग की कहानी कुछ आई समझ में? बताइए बन करके। बस याद रखना, लैग बनाना क्लॉकवाइज घूम जाओ, जिससे लैग बनाना हो उसकी तुलना में क्लॉकवाइज घूम जाओ। अच्छा वीडियो रुक गई थी, वीडियो कितनी देर होगी? क्या चल रही है ना? 6 तो वीडियो रुक गई ना, हुई। अच्छा अच्छा, सबको आ रहा समझ में? अरे मैं कहूँ जैसे चिंटू है, चिंटू राजकुमार सर से 60 डिग्री पीछे है, पीछे है चिंटू, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो राजकुमार सर से पीछे है, तो राजकुमार सर को दिशा मान लो, जिधर मान लो, हमने तो इधर मान लिया, ये राजकुमार सर को मान लिया हमने। अब चिंटू क्या है? पीछे मतलब लैग, तो लैग के लिए किधर घूमते हैं? लैग के लिए क्लॉकवाइज, लैग के लिए क्लॉकवाइज, लैग के लिए क्लॉकवाइज। एक याद रखो, दूसरा उल्टा कर दो, दूसरा उल्टा कर दो। तो चिंटू पीछे है ना, राजकुमार की दिशा में मान ली, तो चिंटू कितना पीछे? 60 डिग्री। तो चिंटू को 60 डिग्री घुमा के क्लॉकवाइज दिशा बना दो, ये चिंटू हो गया। सर हमेशा इधर ही फिक्स कर रहे हो, कहीं भी फिक्स कर लो, हम ऐसे फिक्स कर लेते हैं। इसी चीज को मैं ऐसे बना रहा हूं कि चिंटू राजकुमार से 60 डिग्री पीछे है, ये डायग्राम पहला हो गया। दूसरा मैं राजकुमार से इधर बना दे रहा हूं, लो चिंटू पीछे कितना? 60 डिग्री, किससे? राजकुमार से। मैं राजकुमार को इधर मान लिया, एक की दिशा तो माननी पड़ेगी, वरना तुलना कैसे करोगे? तो हमने राजकुमार को इधर फिक्स कर लिया। चिंटू क्या पीछे कितना? 60 डिग्री। लैग के लिए घूमते हैं, लैग के लिए क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर राजकुमार से इधर चिंटू क्लॉकवाइज घूमेगा कितना? 60 डिग्री, चिंटू इधर हो जाएगा 60 डिग्री। राजकुमार से क्लॉकवाइज घूमा 60 डिग्री, लैग के लिए क्लॉक, यहां भी क्लॉकवाइज घूमा, यहां भी क्लॉकवाइज घूमा, जहां भी राजकुमार से 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, वहां मिलेगा चिंटू। सर राजकुमार को मैंने यहां बनाया है, तो कहीं बना लो, राजकुमार को फिक्स कर लो। चिंटू क्या कर रहा है? लैग कर रहा है कितना? 60 डिग्री। लैग के लिए क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अगर राजकुमार इधर है तो इधर से क्लॉकवाइज घूमो, मतलब दक्षिणावर्त कितना? 60 डिग्री। क्लॉकवाइज ये तो है, ये दिशा चिंटू की हो जाएगी, ये दिशा चिंटू की हो जाएगी 60 डिग्री। बीच बात रुकी थी, कुछ समझने में कोई इशू नहीं आया ना? बोलो। चलिए लीड लैग की कहानी हमारी आपको समझ में आ गई। अब इक्वेशन के ऊपर जब लीड लैग दिया हो ना, इक्वेशन के रूप में, तो लीड लैग की तो असली कहानी है आपके पास। ये सवाल है, आप बताओ इसमें क्या सही है? कुछ कंफ्यूज हो गया। ये सवाल है, पूछा है फेज डिफरेंस बताओ V1 और V2 के बीच में। क्या 3 दिन पढ़ाते हैं श्रवण? इतना आसान लग रहा है ना, क्योंकि उतना ही पढ़ाया जा रहा है इतना आपको समझ में आए और काम चल जाए, वरना इसी डायग्राम घुमाते हैं जब। कहाँ गया ये? तो पसीना आता चिंटू को, इसमें देख देखो, इसमें आओ देखो। ये सवाल है, V1 का समीकरण दिया हुआ इतना, V2 का समीकरण दिया हुआ इतना। पूछा फेज डिफरेंस कितना होगा V1 और V2 के बीच में। फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी नौकरी, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, आपकी नौकरी लगी 25 साल में और आपके दोस्त की नौकरी लग गई थी 22 साल में। आपके दोस्त की 22 साल में नौकरी लग गई और आपकी नौकरी 25 साल में लगी। इसका मतलब क्या? आप इसके बाद नौकरी पाए हो, आप पीछे हो, ये आपसे पहले नौकरी पाए आगे, ये लीड कर रहा है, आप लैग कर रहे हो। कितने साल का अंतर है? 3 साल का। ये 3 साल का बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस, कला का अंतर, फेज डिफरेंस। कोई मान लीजिए 25 साल में नौकरी पाया, 25 साल में, कोई 30 साल में पाया, तो 30 साल में पाया तो पीछे रह गया ना, 5 साल ऐसा सैलरी नहीं मिली। ये 25 साल 5 साल एक्स्ट्रा सैलरी पाया, प्रमोशन भी, इसका जब रिटायर होगा अच्छे पोस्ट पे होगा, ठीक है। दोनों में टाइम का अंतर कितना? 5 साल। जो 5 साल टाइम का अंतर, आप बोलो ये पीछे है इससे, ये पीछे इससे, 30 साल में ये आगे इससे, ये आगे इससे, 5 साल का अंतर फेज डिफरेंस है। जब फेज डिफरेंस निकालेंगे, कभी पूछे एक समीकरण फेज डिफरेंस कितना होगा, आप बताओ मैं आपको। अगर दोनों का साइन एक ही है, एक में से दूसरा हटा दो,
और अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो जोड़ दो। अभी यहाँ तो ऐसे समझो, प्लस का मतलब होता है लीड, प्लस का मतलब क्या होता है लीड, और माइनस का मतलब होता है लैग। प्लस का मतलब होता है लीड, माइनस का मतलब होता है लैग। इसका क्या मतलब है देखो, हमारे पास साइन ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 60 है, प्लस 60 है ना, इसका मतलब ओमेगा टी यहाँ जितना भी कोण था उस कोण में प्लस 60 है, प्लस का मतलब लीड। इस ओमेगा टी में क्या है, इसकी तुलना में यहाँ प्लस है कुछ माइनस है, इसकी तुलना में कोण है, कोण देखो बाकी नहीं, इसका कोण साइन के बाद कोण होता है साइन थीटा, साइन 30 40, ये कोण ओमेगा टी प्लस 60, इसकी बजाय इसके कोण में कुछ प्लस है, अगर प्लस है तो लीड, और अगर यहाँ माइनस होता तो बोलते ये इससे लैग कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे अभी के लिए यहाँ पे प्लस है तो इसकी तुलना में लीड कर रहा है, इसकी तुलना में लीड कर, कितने का अंतर है, यहाँ ओमेगा टी प्लस 60 का अंतर, तो 60 डिग्री लीड कर रहा है। V2 V1 से 60 डिग्री आगे है, V2 V1 से 60 डिग्री लीड कर रहा है, V2 लीड्स V1 by 60 डिग्री, या V1 लैग्स V2 by 60 डिग्री, यही कहानी है। बोलो, इसका मतलब यह है कि V2 लीड्स V1 by 60 डिग्री, V2 60 डिग्री आगे है V1 से। अगर सही सवाल दूसरा हम दे देते हैं ऐसे कि क्वेश्चन निकल दिया V1 बराबर 100 sin ओमेगा टी और V2 देता 100 sin ओमेगा टी माइनस 120, तो क्या बोलते हैं, बोलता V1 और V2 के बीच डिफरेंस कितना है, V1 और V2 के बीच डिफरेंस कितना है, V1 और V2 के बीच डिफरेंस कितना है, कलांतर। ये समझ देखो, बस ये देखो, यहाँ साइन है, यहाँ साइन, ठीक, यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी का कुछ भी नहीं, यहाँ ओमेगा टी का माइनस है, माइनस है, माइनस मतलब लैग, इसका मतलब ये इससे लैग कर रहा है, ये इससे लैग कर रहा है, ये इससे लैग कर रहा है, कितना 120, इसका मतलब V2 लैग्स V1 by 120 डिग्री, V2 120 डिग्री पीछे है, यानी लैग कर रहा है V1 से। कलांतर मतलब टाइम का अंतर, जैसे किसी को 20 साल लगी, किसी को 25 साल लगी, तो जो 5 साल का अंतर वही कलांतर है, वही कला का अंतर है। अरे भाई मैं कोई 20 साल बाद कोई 25 साल, 5 साल का अंतर है, वही कला का अंतर। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है कला का अंतर 120 डिग्री है, यहाँ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, इस केस में जो फेज डिफरेंस कला का अंतर 60 डिग्री है। बोलो सभी लोग, बोलिए जल्दी से, सबको आ गया, नहीं आया, आप देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, अगर मैं कहूं वोल्टेज इधर है और करंट इधर है तो आप क्या बोलोगे, ये 60 डिग्री, करंट पीछे है वोल्टेज से 60 डिग्री, क्योंकि लैग का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो क्वांटिटी लैग कर रही है इससे। अगर मैं ये कहूं वोल्टेज इधर था करंट इधर है 60 डिग्री, तो करंट कैसे मिली वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद, करंट कैसे मिली वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद, तो करंट वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद मिली, वामावर्त घूमने के बाद मिली, हम बोलेंगे करंट लीड कर रही वोल्टेज से 60 डिग्री। और अगर वोल्टेज इधर उधर करंट भी है हम बोलेंगे दोनों एक ही दिशा में है, इसको बोलेंगे सेम फेज में, सेम फेज, समान कला में बोलते हैं। इस केस में दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है कला का अंतर 0 होता है, फेज डिफरेंस कला का अंतर कितना होता है 0। यहाँ फेज डिफरेंस बी और आई के बीच में जो है वो 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री, यहाँ बी और आई के बीच में कोण कितना है वो भी 60 डिग्री है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, यहाँ पे करंट वोल्टेज से लीड कर रही है, यहाँ करंट वोल्टेज समान फेज में, सेम फेज में। जिन लोगों ने पहले पढ़ा उनको तो आ रहा है, जो पहली बार पढ़ रहे उनको भी आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो सभी लोग जितने चुनु देख रहे हो, ये लीड की कहानी थोड़ी मुश्किल थी, बाकी चैप्टर में मुश्किल कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। रंजीव में थोड़ा आ रहा है, चंद बोल रहे हैं ये सर आ गया, थोड़ा आ रहा है, 7 बजे तो चलेगी रंजीव कम से कम। देखो आगे आगे में इंपॉर्टेंट चीज़ बढ़ते हैं, देखो अब आसान करके और बताएंगे, आसान भाषा में, ध्यान से देखो। अगर कभी सवाल आपको ऐसा पूछे फेज डिफरेंस का तो समीकरण दे दो, फेज डिफरेंस बताओ कला का अंतर पूछे, एक समीकरण दे दिया ऐसे V बराबर 100 sin ओमेगा टी प्लस 120, दूसरा V बराबर 200 sin ओमेगा टी प्लस 150, पूछो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में कला का अंतर बताना है, कलांतर बताओ दोनों के बीच में। तो पता कलांतर कैसे निकालोगे, अगर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस तो ज्यादा में से कम वाले को घटा दो वही कलांतर होगा, दोनों का जब चिन्ह सेम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ज्यादा में से कम वाले को घटा दो वही कलांतर होगा, 150 में से 20 घटाओ 30 डिग्री उत्तर होगा। देखो अगर समान चिन्ह है, समान चिन्ह सेम साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, तो फेज डिफरेंस निकालने की क्या करो घटा दो, अगर समान चिन्ह है तो फेज डिफरेंस निकालने की क्या करो घटा दो,
और अगर एक प्लस एक माइनस है तो कला का अंतर निकालने के लिए फेज डिफरेंस निकालते टाइम आप ऐड कर दो, जोड़ दो, फेज डिफरेंस मिल जाएगा आपको। मैं समझा रहा हूँ, देखो ऐसा सवाल देगा, एक समीकरण देगा, बोलेगा ये है दूसरा ये, दोनों में फेज डिफरेंस कला का अंतर बताओ। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, फेज डिफरेंस पता कैसे मिलेगा? इसमें इस कोण में इसको जोड़ दो, 120 में 7 जोड़ो, वही उत्तर जाएगा 180। अच्छा सर यहाँ अगर एक माइनस एक प्लस कोई प्लस माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस है, दोनों को कोण को ओमेगा टी वाले को जोड़ दो, 120 60 180। ये देखो v1 है ओमेगा टी माइनस 70, v2 है फलाना माइनस 40, फेज डिफरेंस पूछा दोनों बीच में, ये माइनस सेम चिन्ह, जब समान चिन्ह दोनों माइनस माइनस दोनों प्लस प्लस, क्या करो ज्यादा में से कम घटाओ, 70 ज्यादा 40 कम 70 70 30, फेज डिफरेंस 30 आ गया। तो कई बार समीकरण बना के पूछ लेता है। ये सवाल दे दिया 335 sin ओमेगा टी प्लस 30, ये 450 sin ओमेगा टी 45, ये 30 है 45 है, ये प्लस 30 डिग्री है, ये प्लस 45 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस पूछा कैसे? दोनों प्लस प्लस है, सेम साइन का ज्यादा में से कम घटा दो, 45 30 घटाओ 45 15, तो कला का अंतर कितना आ गया? 15 डिग्री। क्वेश्चन डरो मत, डरो मत, ये आया सबको समझ में? जैसे ये सवाल था, यहाँ भी प्लस, तो ज्यादा में से कम घटा दो, 150 में से 20 घटाओ, 50 में से 20 का 30, फेज डिफरेंस 30। कैसी है? v1 50 sin ओमेगा टी प्लस 160, v2 200 sin ओमेगा टी माइनस 30, फेज डिफरेंस पूछा कलांतर। क्या पूछा? कलांतर। एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस आपको जोड़ दो, 160 जोड़ 190 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना हो गया? 190 डिग्री। आया फेज डिफरेंस की कहानी कंप्लीट। लिखा हुआ है देखो, प्लस माइनस हो, एक प्लस एक माइनस को फेज डिफरेंस निकाल दो, जोड़ दो, और अगर सेम चिन्ह तो ज्यादा में से कम को घटा दो, काम खत्म। वो बनाने की जरूरत नहीं चंद्रा। कौन सा? ये। और डायग्राम अगर बनाना हो, डायग्राम तो बना ही लो, जैसे मैं ये कहूँ, चलो ठीक, वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर लीड लैग की कहानी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की तरफ। वहां से खूब सवाल आते हैं इसी में, खूब मतलब खूब। तो हमने लगभग एक पड़ाव पूरा कर लिया। ये जो हमने पड़ाव पूरा किया, यहाँ से सवाल तो आते हैं, लेकिन आधारभूत है आगे के एसी के लिए, बिना इसको हम एसी को पढ़ा नहीं सकते थे, या फिर रटवाते सारी चीजों को एकदम। बोलो जी। चेन 2 जल्दी जल्दी देखो भाई। टन 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 टन, ये चल रहा है। लीड बनाना, प्लस का मतलब लीड, माइनस का मतलब लैग। और अगर लीड लैग नहीं आया, थोड़ा सा भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप काम चला लोगे। अगर थोड़ा सा भी आया तो ठीक है, आप काम चला लोगे। ये देखा IT है 50 cos 100 pi 10 डिग्री। इसमें अधिकतम मान कितना होगा करंट का? अधिकतम मान ये होगा साइन cos के पहले जो कुछ भी लिखा होता है वो अधिकतम होता है, अधिकतम 50 हो गया। साइन cos के पहले जो कुछ भी लिखा होता है अधिकतम वैल्यू होती है। I बराबर Im का cos ओमेगा टी लिखा हो, साइन ओमेगा टी लिखा हो। साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, उसके पहले जो है वो Im है, तो Im कितना है? 50 ही हो गया। अधिकतम मान, मैक्सिमम मैग्नेटिक वैल्यू ही 50। ये पूछा आपसे। इनको करा वो चैप्टर लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल है। ले तुम लोग तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ना वो, बिना ABCD पढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज हैविंग पीक वैल्यू ऑफ 25 वोल्ट। एक डीसी वोल्टेज जिसका अधिकतम मान 25 वोल्ट है, उसका औसत मान क्या होगा? भाई डीसी की वैल्यू कम ज्यादा तो होती नहीं है। अगर डीसी की वैल्यू 25 है तो 25 ही रहेगी। यही इसका अधिकतम, यही इसका न्यूनतम, यही इसका आरएमएस, यही इसका सब कुछ, यही इसका औसत। डीसी में वैल्यू बदली ही नहीं भाई, यही इसका अधिकतम, इससे ऊपर हुई नहीं, इससे नीचे हुई, यही इसका अधिकतम, यही इसका न्यूनतम, यही इसका एवरेज, इसका आरएमएस, सब कुछ उसका 25 ही है। तो सवाल है कि डीसी में अगर अधिकतम मान 25 वोल्ट तो औसत मान कितना होगा? अधिकतम मान 25 तो औसत मान 25 होगा, आरएमएस मान 25 होगा, सब कुछ बराबर होगा डीसी में। डीसी के लिए मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सब बराबर होती है। क्या क्या बराबर होती है? अधिकतम मान, न्यूनतम मान, औसत मान, सब आपस में डीसी के लिए बराबर होता है। वर्ग माध्य, मूल मान, सब आपस में बराबर। अगर एक 25 सब 25 होंगे, ठीक, सब 25 होंगे। तो अगर उसके लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालना होगा डीसी के लिए, तो आरएमएस बराबर एवरेज पे कट आ गया, मैक्सिमम बराबर आरएमएस कट आ गया। तो डीसी वोल्टेज या डीसी करंट, उसके लिए फॉर्म फैक्टर हमेशा एक और पीक फैक्टर हमेशा एक होगा। चाहे कोई डीसी वोल्टेज या डीसी करंट हो, उसके लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर हमेशा एक ही होगा। जैसे मैं कहूं, मैं पिछले 30 सालों से बिजनेस कर रहा हूं और हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करता हूं। मैं पिछले 30 साल से किसी चीज का बिजनेस करता हूं, हर साल 30 1 लाख का प्रॉफिट करता हूं। तो पिछले 30 साल में किसी एक साल में कितना प्रॉफिट हमने अधिकतम किया? 1 लाख। मिनिमम कितना प्रॉफिट किया? 1 लाख। हर साल 1 लाख किया पूरे 30 साल में, तो वही अधिकतम 1 लाख, वही मिनिमम 1 लाख, वही औसत 1 लाख। अगर ऐसा होता किसी साल 20 लाख कमाया, किसी साल 2 लाख कमाया, किसी लाख माइनस 50,000 हो गया, तो बात अलग होती। अब चल रही क्लास की नहीं? अब चल रही क्लास?
हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बिजनेस किया और पिछले 30 साल में हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख से कम कभी 1 लाख से ज्यादा कभी, तो औसत कितना हुआ 1 लाख, न उससे कम कभी, न उससे ज्यादा कभी। तो डीसी में अधिकतम मान न्यूनतम मान औसत मान से बराबर होता है, 40% सभी होते हैं। याद रखना इसको, पूछा था डीसी के लिए कि डीसी के लिए 40% कितना होगा, केएफ फॉर डीसी करंट, केएफ 1 होगा, चाहे केएफ हो चाहे केपी, डीसी के लिए होता है, और डीसी फ्रीक्वेंसी जी तो फ्रीक्वेंसी 0, केएफ केपी 1 किसके लिए, डीसी के लिए, तो डीसी के लिए डीसी वोल्टेज दोनों के लिए चिंटू। देखो आपसे सवाल पूछा हुआ है एक समीकरण ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, एक प्लस एक माइनस एक नहीं, एक डिफरेंस पूछा है चिंटू। अच्छा सर, एक प्लस एक माइनस तो पाई बाई 4 और पाई बाई 6 जोड़ दो दोनों को, पाई पता है कितना, 180 डिग्री, 180/4 + 180/6, 180/4 45, 130 75 डिग्री हो जाएगा। इस वीडियो में रखेंगे नहीं, पर निकालोगे, पाई का मान 180 रखते हैं, पाई का मान 180 निकाल लेंगे हम। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगर कोई हो गया हमारी कहानी तक हम आगे बढ़ते हैं। अब हम काफी कुछ पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, फास्ट थोड़ा सा। देखो ये मेरे पास एक इंडक्टर, एक प्रेरक है, इसके लिए इसका जो इंडक्टेंस का प्रेरक होता है वो हेनरी में लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है हेनरी में। इंडक्टेंस किसी इंडक्टर का गुण है, इंडक्टेंस का एक प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, इसको कॉइल आपने लिया, इंडक्टर उसको गुण प्रेरक होता है। और कैपेसिटर के लिए गुण क्या है, धारिता। कैपेसिटर जो आवेश स्टोर करता है, चार्ज संग्रहित करता है, कितना आवेश संग्रहित कर सकता है उस क्षमता को कैपेसिटी बताता है, कैपेसिटेंस धारिता। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। धारिता क्या बताती है कि कोई कैपेसिटर कितना आवेश रख सकता है, ठीक है, कैपेसिटर जो टाइम में बताती है आपको। इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है प्रेरक की प्रतिघात। ध्यान से सुनना, एक इंडक्टर को एसी वोल्टेज आपने दिया, एसी वोल्टेज की वैल्यू है V और उसकी फ्रीक्वेंसी f, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस प्रेरक है L, उसमें जाने वाली करंट मान लीजिए I। तो अगर किसी इंडक्टर को एसी वोल्टेज दोगे और इसमें जब एसी करंट बहेगी तो इंडक्टर एसी करंट के रास्ते में अवरोध डालता है, जो अवरोध डालता है उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरक की प्रतिघात। जब एसी सप्लाई किसी इंडक्टर को देते हैं तो इंडक्टर द्वारा एसी करंट के रास्ते में डालकर जो अपोजिशन है, अवरोध है, उसे बोलते हैं प्रेरक की प्रतिघात। अपोजिशन ऑफर बाय इंडक्टर द्वारा एसी करंट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के द्वारा एसी करंट के रास्ते में डालकर अवरोध प्रेरक की प्रतिघात कहलाता है। इसका मान क्या होता है, इसको प्रेरक की प्रतिघात x मतलब रिएक्टेंस, L मतलब इंडक्टर के लिए, x मतलब रिएक्टेंस, L मतलब इंडक्टर के लिए, इसको x से सिलेक्ट करते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है ओमेगा * L। L क्या है, इसका प्रेरक, ओमेगा क्या है, मूल्य आवृत्ति, ओमेगा का मान 2πf रखो, 2πf * L, x का मान होता है ओम, L क्या है, कॉइल का प्रेरक, हेनरी मात्रक होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। f क्या है, हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी, x का इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला ओमेगा बराबर x बराबर 2πf * L। ठीक, यहां से सवाल क्या आता है, सवाल भी आप बताएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी को 0 रखते हैं, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 रखो तो x कितना होगा 0। इंडक्टर के रिएक्टेंस का मान 0 होता है डीसी के लिए, इंडक्टर के रिएक्टेंस का मान 0 हो गया डीसी के लिए, मतलब डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करेगा इंडक्टर। लघु परिपथ का काम करेगा, रिएक्टेंस 0 हो गया। अगर कहीं भी अवरोध 0 है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम इंडक्टर को डीसी सप्लाई देते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है, एक्सेल 0 हो गया, एक्सेल 0 होने का मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो डीसी के इंडक्टर या प्रेरक शॉर्ट सर्किट का बर्ताव करता है, ठीक है, डीसी के इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का बर्ताव करता है। और एक चीज और, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल बढ़ेगा, तो बताइए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक्सेल बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक्सेल बढ़ा, ये घटा एक्सेल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टर द्वारा एसी करंट के रास्ते में डाला गया अवरोध। नेक्स्ट एक कैप्चर लीजिए, इसमें सवाल ऑब्जेक्टिव कर ले जाओगे आप, पहले फ्रीक्वेंसी दिया, उस पर रिएक्टेंस दिया, बाद फ्रीक्वेंसी का रिएक्टेंस पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी का रिएक्टेंस दिया, फ्रीक्वेंसी बाद में रिएक्टेंस पूछ लिया, कर ले जाओगे। फिर 50 हर्ट्ज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस 200 है, 150 हर्ट्ज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, पहले 50 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी रख दिया, बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी है 150 हर्ट्ज, 150 रख दिया, पहले फ्रीक्वेंसी कितना 200 है, 200 रख दिया, बाद में रिएक्टेंस पूछा है, निकाल दिया सॉल्व करके। या वैसे भी देखिए हमने, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज, तो रिएक्टेंस कितना था 200, फ्रीक्वेंसी 50 कितनी 150, 50 से 150 3 बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी 3 बढ़ गई, 3 बढ़ जाएगा, 200 का 3 600 600 रहेगा। ये सवाल आया सबको कि नहीं, देखो कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। कोई डाउट नहीं? कैप्चर करिए, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, धारिता सी है, इसको जो वोल्टेज दिया दिया और फ्रीक्वेंसी उसकी है, एसी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होती है, यहां से करंट जा रही है, मान लीजिए करंट जा रही है। तो जब किसी इंडक्टर में जब किसी कैपेसिटर में एसी करंट बहती है तो इंडक्टर तो कैपेसिटर एसी करंट के रास्ते में अवरोध डालता है। जब किसी कैपेसिटर में एसी करंट बहती है, एसी सप्लाई देते हो तो एक कैपेसिटर एसी करंट के रास्ते में अवरोध डालता है, जो अवरोध डालता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स से करते हैं, हिंदी में धार की प्रतिघात या क्षार की प्रतिघात। जब किसी कैपेसिटर से एसी करंट पास कराई जाती है तो कैपेसिटर एसी करंट के रास्ते में अवरोध डालता है, उसको बोलते हैं धार की प्रतिघात। संधारित्र द्वारा एसी करंट के रास्ते में अवरोध धार की प्रतिघात डालता है, अपोजिशन ऑफ बाई कैपेसिटर के द्वारा एसी करंट इसको और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला क्या होता है एक्स का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका फार्मूला एक्स का 1/ओमेगा c, और ओमेगा का मान क्या होता है 2πf, ओमेगा जब 2πf 1/2πf * c। एक्स का मतलब भी ओमी होता है, जहां c क्या है कैपेसिटेंस धारिता, f क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है मूल्य आवृत्ति, एक्स क्या है धार की प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका मतलब भी ओमी होता है। क्लियर? यानी इंडक्टर ने जो अवरोध डाला एसी करंट के रास्ते में उसको बोला एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस धार की प्रेरक की प्रतिघात, और कैपेसिटर ने जो अवरोध डाला एसी करंट के रास्ते में उसको बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस धार की प्रतिघात। अब अगर हम डीसी ले लें, डीसी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एक्सेल का अनंत, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, तो फ्रीक्वेंसी 0 ले लो, नीचे पूरा 0 हो जाएगा, 1/0 कितना जाएगा अनंत, 1/0 कितना जाएगा अनंत, एक्सेल आपका अनंत हो जाएगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी एक्सेल अनंत, यानी किसी एसी करंट के रास्ते में कैपेसिटर है उसका प्रतिरोध यानी प्रतिघात अनंत, अनंत का मतलब ओपन सर्किट। अगर किसी का प्रतिघात अनंत आता है, प्रतिघात क्या है करंट के रास्ते का अवरोध, अनंत का मतलब ओपन सर्किट, यानी आप ये बोलोगे डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट यानी खुले परिपथ बर्ताव करता है। कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी, संधारित्र डीसी के लिए खुले परिपथ बर्ताव करता है। यही कहो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, जाने नहीं देगा डीसी को, डीसी दोगे तो जाने नहीं देगा, रोक देगा, ब्लॉक करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट खुल जाएगा। ऐसे कैपेसिटर है डीसी दोगे खुल जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगा। तो इंडक्टर डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह और कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट की तरह। इंडक्टर यानी प्रेरक डीसी के लिए लघु पतित और कैपेसिटर डीसी के लिए खुले परिपथ की तरह बन जाता है। कोई तकलीफ? यहां से फार्मूला बना सकते हो, एक्स सीबी है ना, एक्स सीबी ये बढ़ा ये घटा ये घटा ये बढ़ा ये बढ़ा ये घटा ये घटा ये बढ़ा, यानी एक्स सी 1 एक्स 2 f2 1, जहां फ्रीक्वेंसी अपन रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी को रिएक्टेंस से इस पे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, किस कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना था, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी रिएक्टेंस बताओ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस घटेगा, ये बढ़ेगी घटेगा ये बढ़ेगी उल्टा है ना, ये बढ़ा ये घटा ये घटा ये बढ़ा उल्टा।
नहीं आया समझ में? न्यूमेरिकल देखो, सवाल है कि 30 हर्ट्ज पे किसी कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो है 60 हर्ट्ज है, तो 15 हर्ट्ज पे एक्सएलसी कितना हो जाएगा, ये सवाल पूछा गया है। 30 हर्ट्ज पे रिएक्टेंस किसी कैपेसिटर का 60 ओम है, तो 15 हर्ट्ज पे उस कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होगा? या तो ऐसे कर लो कि एक्सएलसी जो है वो विद्युत अनुपाती है एफ के, तो अगर फ्रीक्वेंसी और एफ के बीच में ग्राफ उल्टा होगा, फ्रीक्वेंसी 30 से 15 आधी, फ्रीक्वेंसी आधी, एक्सएलसी डबल, फ्रीक्वेंसी आधी, एक्सएलसी डबल, डबल से 60 से 120, तो 120 फ्रीक्वेंसी क्या किया, 30 से 15 क्या किया, फ्रीक्वेंसी आधा, एक्सएलसी डबल, एक्सएलसी कितना हो गया, 120 हो गया। या तो ऐसे कर लो डायरेक्ट, या ये फार्मूला लगाओ, एक्सएलसी 1 एक्सएलसी 2 F2 F1, क्योंकि उल्टा है ना, उल्टा चलता है इसमें, इनवर्स रिलेशन में विद्युत अनुपाती। पहले फ्रीक्वेंसी बाद की फ्रीक्वेंसी F2 15, F1 पहले फ्रीक्वेंसी 30 और एक्सएलसी पहले के साथ बात करके निकालना, निकाल दिया 120 आ गया। जैसे मैं कैसे चाहे वैसे कर लो। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास R हो अकेला, ध्यान इधर मत पढ़ो भी, या अकेला L हो और अकेला C हो, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको सप्लाई दूं, चाहे AC चाहे DC, कुछ भी सप्लाई दूं, तो ये जो अवरोध डालता है करंट के रास्ते में उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर इसको मैं AC सप्लाई दूं, तो AC सप्लाई के रास्ते में जो अवरोध डालता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरक प्रतिघात। इसको अगर AC सप्लाई दें, तो AC सप्लाई देने पर करंट के रास्ते में जो अवरोध डालता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारा की प्रतिघात। क्लियर? अब अगर हमारे पास R और L एक साथ हो, R और L एक साथ, या R और C एक साथ हो, R और C एक साथ हो, या R भी L भी और C तीनों एक साथ हो, मतलब RL हो या RC हो या RLC तीनों एक साथ हो या दो एक साथ हो, और तब उसमें AC सप्लाई दी जाए, तो दो मिलके, ये दो मिलके, चाहे ये दो मिलके, चाहे तीनों मिलके जो कुल अवरोध डालते हैं उसको बोलते हैं इंपीडेंस, प्रतिबाधा। RL मिलके, चाहे RC मिलके, चाहे RLC मिलके, कुल अवरोध जो डालेंगे इसी करंट के रास्ते में उसको बोलते हैं इंपीडेंस, प्रतिबाधा। अपोजिशन ऑपरेटर RL सर्किट और RC सर्किट, RL सर्किट का इंपीडेंस, RL सर्किट हो चाहे RC सर्किट हो, चाहे RLC सर्किट द्वारा करंट के रास्ते में डाला गया अवरोध इंपीडेंस का इसका मात्रा पूर्ण होता है। इसको जेड से व्यक्त करते हैं, किससे? जेड से। बोलिए सभी लोग। देखो, अगर हमारे पास एक सीरीज RL सर्किट R और L, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रिएक्टेंस पता है, इंडक्टर रेजिस्टेंस XL है, तो इसका इंपीडेंस कितना होगा? इंपीडेंस होता है √R² + XL²। फार्मूला है, इंपीडेंस का फार्मूला क्या है? √R² + XL², या दोनों साइड स्क्वायर कर दो, वैसे लिख सकते हो, Z² बराबर R² + XL², ऐसे लिख सकते हो। और अगर हमारे पास R और C है, सीरीज RC सर्किट, R और C सीरीज में, अगर इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रिएक्टेंस पता है, तो टोटल इंपीडेंस क्या होगा? इंपीडेंस टोटल Z हो जाएगा √R² + XC², R² + XC², या दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो Z² बराबर R² + XC²। और अगर तीनों हैं एक साथ, सीरीज R और C तीनों, तो इसका इंपीडेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका कैपेसिटिव। रिएक्टेंस है, इसका प्रेरक प्रतिघात है, इसका धात्विक प्रतिघात है, तो टोटल इंपीडेंस पता क्या होगा? रेजिस्टेंस की जो वैल्यू उसका स्क्वायर करो प्लस XL - XC कर दो। सर XL - XC करें, XC - XL करें, किसी में किसी को बता दो, स्क्वायर है तो माइनस का फर्क निकलेगा, XL - XC कर देता हूं। चलो मैं R² + XL - XC का स्क्वायर। जहां क्या है रेजिस्टेंस, XL क्या है, इसका प्रेरक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जेड का इंपीडेंस। ये फार्मूला याद रखना, इसमें छोटे-छोटे और प्यारे-प्यारे न्यूमेरिकल बनेंगे तो आप कर ले जाओगे। बोलिए, मुंह खोलो और बोलो। सवाल देखो, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 ओम, जेड पूछा है, जेड क्या होगा? R पता है, XL पता है, जेड पूछा है, जेड क्या होगा? R² + XL², 4 16 6 36 36 16 52 52, इसका इंपीडेंस 52 हो गया। ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 7 ओम, इसका रिएक्टेंस 6 ओम, जेड पूछा है, R² + XL² 36 100 10। देखते चलो फटाफट, सभी लोग बोलते रहो, जितने लोग लाइव देख रहे हो, आए तो भी, ना आए तो भी, आए तो भी, ना आए तो भी, करना क्या है? R² X² जोड़ के अंडर कर दिया। ये देखो, R 8 ओम, XL 14 ओम, XC 20 ओम, जेड पूछा इंपीडेंस, R XL XC जेड क्या रहेगा? √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। R कितना? 4 9 XL कितना? 14, XC कितना? 20 14 - 20, तो -36 -36 36 36 100 √10, इसका इंपीडेंस 10 आ गया। ठीक, बोलो कोई दिक्कत है? तो पहले रखते चलेंगे, अब तो कर ही जाओगे, जहाँ रुकना होगा बताना। ये सवाल है, ये इंडक्टर पर लिखा 20 हेनरी और वोल्टेज 100 वोल्ट का 100 हर्ट्ज। पूछा एक्सेल क्या होगा? व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल मतलब इंडक्टर का प्रेरक प्रतिघात, पूछा इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल होता है ओमेगा एल 2 पाई f * L, 2 को दूर रखो, पाई को 3.4 रखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है? सप्लाई वोल्टेज 100 हर्ट्ज, 100 एल कितना है? 20 हेनरी, हेनरी प्रेरक का मात्रक है, हेनरी स्क्वायर का इंडक्टेंस है 20 है, गुणा कर दिया बस। अब गुणा करना तो आपको आता है, कर लेना, R 560 एक्सेल आ जाएगा। डीसी के लिए ओपन सर्किट का बर्ताव कौन करता है?
डीसी के लिए ओपन सर्किट का बर्ताव कौन करता है? विच बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी? डीसी के लिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का बर्ताव करता है और डीसी के लिए कैपेसिटर यानी संधारित्र ओपन सर्किट यानी खुले परिपथ का काम करता है। तो सवाल है डीसी के लिए ओपन सर्किट कौन बर्ताव करता है? कैपेसिटर। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का काम करता है, लघु परिपथ एक्सल 0 है किसके लिए? डीसी के लिए। और कैपेसिटर ओपन सर्किट का बर्ताव करता है, खुले परिपथ एक्सी अनंत होता है डीसी के लिए। तो लिखा हुआ पहले इसमें भी है, मतलब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का बर्ताव करेगा। तो खुले परिपथ कौन बर्ताव करेगा डीसी के लिए? ये सी बाबू हमारे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इंपेडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस। इंपेडेंस का पता क्या होता है? एडमिटेंस होता है। इंपेडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस। अगर आप 1 अपन इंपेडेंस कर दो, इस इंपेडेंस को जेड सिलेक्ट करते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं इंपेडेंस को। 1 अपन इंपेडेंस को एडमिटेंस को वाई सिलेक्ट करते हैं, प्रवेश्यता बोलते हैं। इंपेडेंस जेड है ना, जेड का उल्टा कर दो 1 अपन जेड। 1 अपन जेड को बोलते हैं प्रवेश्यता। ठीक, तो इंपेडेंस का मतलब कौन होता है? 1 अपन ओम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स या महो या साइमन। ये ओम इनवर्स, महो या साइमन। कोई दिक्कत? इंपेडेंस का उल्टा क्या है? एडमिटेंस। प्रतिबाधा का उल्टा प्रवेश्यता। जो रजिस्टर होता है उसमें वी आई सेम चेंज होते हैं। जैसे एक रजिस्टर है, आपने वोल्टेज दिया, यहाँ से करंट आ रही है। एक रजिस्टर अकेला रजिस्टर है, ध्यान से सुनना। ये रजिस्टर है, वोल्टेज दिया आपने वी, यहाँ से करंट चल रही है आई। तो रजिस्टर में जो वोल्टेज देते हो, जो करंट चलती है, दोनों एक ही दिशा में होती है। वी और आई सेम फेज, वी और आई एक ही दिशा में होते हैं। यानी जिधर है आपका वी उधर ही है आपका आई। ठीक, तो दोनों बीच कोण कितना होगा? दोनों एक ही दिशा में है तो कोण कितना होगा? अरे थीटा कितना होगा दोनों के बीच? 0 तो एक ही दिशा में है तो। अच्छा सर, वी और आई के बीच का जो कोण होता है ना, उसको बोलते हैं शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक, सॉरी पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। क्या क्लास आपकी फिर बैठी यहाँ पर रहने दें। एक क्लास और नहीं है, इसी को ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे।